1986 में अमेरिकन फोर्सेस का लीबिया पर हमला हो, 2002 में इराक पर या फिर 2014 में सीरिया पर, अमेरिका ने जब चाहा मिडिल ईस्ट की तकदीर बदलने की कोशिश की है। लेकिन एक मुल्क ऐसा है जो पिछली कई दहाइयों से इनके कंट्रोल में नहीं आ रहा, और वो है ईरान। आज भी अमेरिका और इजराइल ईरान के किले में क्रैक्स ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि इतना आसान नहीं होगा। तारीख गवाह है कि पिछले 600 सालों से ईरान के बॉर्डर्स का 1 इंच भी अपनी जगह से नहीं हिल पाया, फिर चाहे हमलावर रोमन्स हों, अरब्स, तुर्क्स, रशियंस या फिर ब्रिटिश एम्पायर ही क्यों ना हो। ईरान ने बार बार ये साबित किया है कि वो बड़े से बड़े हमले को भी झेलने की ताकत रखता है। लेकिन आखिर इस ताकत का असल राज क्या है? वो क्या चीज़ है जो ईरान को बाकी अरब मुल्कों से बिल्कुल अलग और सख्त जान बनाती है? नाजरीन, सबसे पहले बात करते हैं उस गिफ्ट की जो ईरान को कुदरत की तरफ से मिला है। ईरान को अगर एक सेंटेंस में समझा जाए तो ये एक बहुत बड़ा किला है। ऐसा किला जिसकी दीवारें इंसानों ने नहीं बल्कि कुदरत ने खुद बनाई हैं। इस मुल्क को चारों तरफ से पहाड़ों ने घेरा हुआ है। साउथ में मौजूद ज़ाग्रोस माउंटेन रेंज ऐसा पहाड़ी सिलसिला है जो ईरान के साउथ से आने वाले दुश्मनों के लिए एक दीवार की तरह काम करता है। साउथ वेस्ट की तरफ ये ज़ाग्रोस पहाड़ आहिस्ता आहिस्ता इराक की तरफ झुक जाते हैं, लेकिन नॉर्थ वेस्ट की तरफ ये इतने सख्त और ऊंचे हो जाते हैं कि टर्की के साथ एक इम्पॉसिबल बॉर्डर बनता है। जहां पहाड़ नहीं है वहां दलदली इलाके हैं, खासकर जहां टाइग्रिस और यूफ्रेटिस रिवर आपस में मिलती हैं। ये मार्शलैंड्स यानी दलदली इलाके भी एक नेचुरल बैरियर के तौर पर काम करते हैं, जैसे किले के सामने एक गहरी खंदक होती है। ये बात तो रही इराक और टर्की के साथ बॉर्डर की। नॉर्थ का रुख किया जाए जहां कैस्पियन सी या अजरबैजान है, वहां अल्बोर्ज माउंटेन रेंज हिफाजत के लिए मौजूद है। ईस्ट की तरफ देखेंगे तो वहां छोटी छोटी पहाड़ी रेंजेस ईरान के गिर्द एक रिबन की तरह लिपटी हुई हैं, जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के साथ बॉर्डर बनाती हैं। यानी ईरान को चारों तरफ से इन पहाड़ों ने एक किले की तरह महफूज रखा है, जबकि साउथ में पर्शियन गल्फ इस किले की आखिरी दीवार है। अगर कोई पर्शियन गल्फ से कब्जा करने आता है तो सामने 1.5 किलोमीटर तक ऊंचे पहाड़ हैं, जो तकरीबन 250 किलोमीटर अंदर तक फैले हुए हैं। किसी भी मुल्क पर कब्जा करने के लिए इसकी जियोग्राफिकल लोकेशन एक अहम किरदार अदा करती है। ऐसे ही कुदरती पहाड़ी सिलसिलों ने अफगानिस्तान को भी आज तक महफूज रखा हुआ है, फिर चाहे दुश्मन सोवियत यूनियन हो या फिर अमेरिका। ऐसे ही ये पहाड़ ईरान की सेफ्टी के लिए भी इतने अहम हैं कि पिछले 600 सालों से ईरान पर कब्जा करने के लिए जितने भी अटेम्प्ट्स किए गए वो नाकाम ही रहे हैं। ईरान के बॉर्डर्स के अलावा अगर अंदर की बात की जाए तो यहाँ 2 बड़े रेगिस्तान मौजूद हैं, दश्ते कवीर और दश्ते लोत। ये इतने बंजर हैं कि लोग मजबूरन पहाड़ों के ऊपर रहते हैं। ईरान की टोटल 9 करोड़ आबादी ज्यादातर इन्हीं पहाड़ी इलाकों पर रहती है। यही वजह है कि किसी भी बाहर की फौज के लिए ईरान के अंदर घुसकर उसे कंट्रोल करना हमेशा से एक खौफनाक ख्वाब रहा है। जमीन से आने वाले दुश्मनों के लिए एक तरफ लॉजिस्टिक्स के चैलेंजेस बन सकते हैं तो दूसरी तरफ सप्लाई लाइंस की तंगी, तंग रास्ते और सख्त मौसम उनके लिए नित नए चैलेंजेस खड़े कर सकता है। पर यहाँ कहानी का एक दूसरा पहलू भी है। यही पहाड़ी सिलसिले जहां ईरान की हिफाजत करते हैं, वहीं ये ईरान को कैद भी कर देते हैं। इतिहास में देखा जाए तो जब भी ईरान ने वेस्ट की तरफ बढ़ने की कोशिश की है, यही पहाड़ी सिलसिले ईरान के लिए भी बड़ी रुकावट बने हैं। यही वजह है कि ईरान अपने साउथ और वेस्ट में प्रेजेंस बनाए रखने के लिए डायरेक्ट जंग नहीं करता, बल्कि उन्होंने शिया प्रॉक्सी ग्रुप्स का एक नेटवर्क बनाया हुआ है, जैसे लेबनान में हिजबुल्लाह, यमन में हूतीज, इराक की इस्लामिक रेजिस्टेंस और पैलेस्टाइन में हमास और इस्लामिक जिहाद। ये तो रहा ईरान की जियोग्राफी का फायदा। अब आते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की तरफ। जैसा कि मैंने पहले भी एक वीडियो में जिक्र किया था, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान के लिए एक जबरदस्त स्ट्रेटेजिक वैल्यू रखता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि पर्शियन गल्फ का पूरा नॉर्दर्न हिस्सा शुरू से लेकर आखिर तक अकेले ईरान के पास है, जबकि निचले हिस्से को 7 कंट्रीज आपस में शेयर करती हैं। इराक, कुवैत, सऊदी, बहरीन, कतर, यूएई और ओमान।
पर्शियन गल्फ की इस एंट्रेंस को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज कहते हैं, जिसके नॉर्थ में सिर्फ ईरान की कोस्ट लाइन है, जबकि साउथ में ओमान का छोटा सा हिस्सा। हॉर्मोज पर ईरान की साइड पे एक वी शेप बनता है, जिसकी वजह से 3 साइड से ईरान इस हिस्से को बेहतर कंट्रोल कर सकता है। और निचला हिस्सा जो ओमान के पास है वो एक तो पॉइंटेड है, दूसरा वहाँ तंग पहाड़ी रास्ते हैं और ये हॉर्मोज पर सिर्फ 50 किलोमीटर तक निकला हुआ है। इस पॉइंट पे ईरान के लिए हमेशा से हॉर्मोज को बंद करना काफी आसान रहा है और अब आखिरकार उन्होंने ये ऑप्शन यूएस इजराइल के हमलों के बाद इस्तेमाल भी कर डाला। ईरान साफ साफ कह चुका है कि अगर किसी भी मुल्क का कोई जहाज हॉर्मोज की तरफ बढ़ा तो उसे जला दिया जाएगा। इससे वो सिर्फ गल्फ कंट्रीज ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को प्रेशर में ला सकता है, क्योंकि दुनिया का 20% ऑयल और कतर की 90% एलएनजी के साथ साथ वर्ल्ड इकोनॉमी का 5% इसी हॉर्मोज पे डिपेंड करता है। 2025 में वर्ल्ड इकोनॉमी 120 ट्रिलियन डॉलर्स थी और हॉर्मोज बंद होने के बाद इसमें से 6000 अरब डॉलर्स अचानक से मिट जाएंगे। अगर ईरान पर कोई भी कब्जा या हमला करना चाहेगा तो ईरान के पास हॉर्मोज बंद करके पूरी दुनिया को प्रेशर में डालने का एक कीमती एसेट मौजूद है। ईरान के पास तीसरा फायदा है एक बहुत ही लंबी कोस्ट लाइन का। ईरान का टोटल पेरीमीटर 8731 किलोमीटर है, जिसमें से 2815 किलोमीटर समंदरी कोस्ट है, कैस्पियन सी और पर्शियन गल्फ पर। यानी ईरान के बॉर्डर का 32% समंदरी कोस्ट लाइन है। और आपको बताता चलूं कि ये कोई मामूली कोस्ट नहीं है। नॉर्मली कोस्ट के बाद रेत होती है, लेकिन यहाँ पर पहाड़ी सिलसिले हैं जहाँ ईरान ने सीक्रेट लोकेशंस पर मिसाइल बैटरीज नस्ब कर रखी हैं। यहाँ गारें और कई ब्लाइंड स्पॉट्स हैं जो सैटेलाइट या ड्रोन से देखने पर नजर ही नहीं आते। अगर कोई दुश्मन समंदर से जमीन पर उतर भी जाए तो उन्हें फौरन ही पहाड़ों का सामना करना पड़ता है, जहां से अचानक उन पर हमला हो सकता है। जियोग्राफी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज और मुश्किल कोस्ट लाइन के बाद ईरान को बाहर के इन्वेडर से बचाने वाली तीसरी शील्ड है वहां बसने वाली अलग अलग कौमें। कैसे? ईरान एक मल्टी एथनिक मुल्क है, मतलब वहां सिर्फ एक कौम नहीं रहती। यहाँ पर्शियन, अजेरी, कुर्द, अरब, बलोच और तुर्कमेन समेत और भी अलग अलग कबीले बसते हैं। जब किसी भी मुल्क की आवाम मुख्तलिफ कौमों को मिलाकर बनती हो तो यहाँ सबसे बड़ा मसला आता है हर किसी को खुश रखना। हर ग्रुप अपने अपने राइट्स चाहता है, अपनी जबान और कल्चर को प्रोटेक्ट करना चाहता है। यहाँ पहाड़ी इलाकों पर मुख्तलिफ कबीले अपनी अपनी जबान और कल्चर के साथ रहते हैं और हर किसी के आपस में कई 100 साल पुराने इख्तलाफात हैं। बेशक ईरान ने सबको शिया मुस्लिम्स की अम्ब्रेला के नीचे एक करके रखा है, लेकिन फिर भी अक्सर यहाँ प्रोटेस्ट देखे जाते हैं। रिसेंटली दिसंबर 2025 में शुरू होने वाले प्रोटेस्ट्स आज की डेट तक चल रहे हैं, जिसमें अभी तक 7000 से ज्यादा लोग मर चुके हैं। ये 1979 के इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद सबसे बड़ा प्रोटेस्ट है। इन सबको कंट्रोल करना और एक ही अम्ब्रेला के नीचे लाना ईरान के लिए हमेशा एक मुश्किल काम रहा है। कभी एक ग्रुप नाराज तो कभी दूसरा। ये मल्टी एथनिसिटी जहां ईरान के लिए एक प्रॉब्लम है, वहीं बाहर से आने वाले किसी इन्वेडर के लिए उससे भी बड़ा मसला है। जो भी ईरान पर कब्जा करने का सोचेगा, पहले तो उसे जियोग्राफी से लड़ना होगा और फिर अंदर के लोगों को एक साथ लेके चलना होगा, जो कि एक नामुमकिन काम लगता है। यही वजह है कि ब्रिटिश कॉलोनियल दौर में जहां सब कॉन्टिनेंट पर ब्रिटिशर्स का राज था, ईरान को कभी कोई अपनी कॉलोनी नहीं बना पाया। इस बात का अंदाजा यूएस इजराइल को भी अच्छी तरह से है। तभी प्रेसिडेंट ट्रंप बार बार रिपीट कर रहे हैं कि ईरान के लोगों को चाहिए कि वो इस्लामिक रजीम का तख्त उलट दें, क्योंकि उन्हें भी मालूम है कि ईरान को बगैर लोगों की ताकत के हराना करीब नामुमकिन है। 1941 में ब्रिटिश और रशियंस ने यहाँ कब्जा किया, वो भी ईरान के शाह के बेटे की मदद से, और मकसद था कि वर्ल्ड वॉर 2 में नाज़ी फोर्सेस ईरान को अपनी बेस ना बना लें। उस दौरान भी ईरान के मुख्तलिफ ग्रुप्स गवर्नमेंट के खिलाफ हो गए और एक सिविल वॉर जैसी सूरत हाल पैदा हो गई। इसके अलावा इन ग्रुप्स का बेशक आपस में इख्तलाफ है, पर रिलीजियसली ये सारे आपस में जुड़े हुए हैं।
ایران کی 95% پاپولیشن شیعہ مسلمز ہیں۔ اتہاس میں دیکھا جائے تو جب بھی ایران پر باہر سے حملہ ہوا ہے تو اس موقع پر یہ سارے ایک ہو جاتے ہیں۔ سپٹمبر 1980 میں جب ایرانین ریولوشن تازہ آیا تھا تو صدام حسین نے سوچا کہ ابھی ایران کی آرمی بالکل بکھری ہوئی ہوگی اور سسٹم کافی کمزور ہوگا۔ یہ سوچتے ہوئے عراق نے ایران پر قبضہ کرنے کی نیت سے حملہ کر دیا، پر جس جنگ کو صدام حسین نے ہلکا لیا تھا وہ اگلے 8 سالوں تک چلتی رہی۔ شروعات میں عراقی آرمی کافی اندر تک گھس چکی تھی، لیکن 2 سالوں میں ہی ایران نے اپنی زمین واپس لے لی۔ اس جنگ میں صرف ایران کی ملٹری ہی نہیں بلکہ عام لوگوں نے بھی جنگ میں حصہ لیا اور سارے ایک امبریلا کے نیچے آ کر جان دینے لگے۔ صدام حسین کو امید تھی کہ ایران کے عربز عراقی سائیڈ میں شامل ہو جائیں گے، کردز ہنگامہ آرائی کریں گے جس سے ایران اندر سے ٹوٹ جائے گا، پر صدام حسین کی ساری امیدوں پر پانی پھر گیا۔ وہ گروپس جن کے آپس میں اختلافات تھے جنگ کے دوران سارے شیعہ مسلمز کی چھتری کے نیچے ایک ہو گئے، جس سے ایرانی نیشنلزم مزید مضبوط ہو گیا۔ 8 سالوں تک چلنے والی جنگ اور 10 لاکھ کیجولٹیز کے بعد آخر میں عراق بھی تھک چکا تھا اور ایران بھی، پر زمین کا 1 انچ بھی لیے بغیر صدام حسین کو ہار ماننی پڑی۔ ایران کا سب سے خطرناک ہتھیار اس کی آرمی نہیں، اس کا سائز ہے۔ یہ ملک چھوٹا ٹارگٹ نہیں جسے چند ہفتوں میں کیپچر کر لیا جائے۔ یہ 16 لاکھ اسکوائر کلومیٹر پر پھیلی ہوئی ایک اسٹریٹجک بھول بھلیاں ہے، یعنی اس میں 2 پاکستان جیسے ملک فٹ آ سکتے ہیں۔ اگر کوئی فوج سرحد پار بھی کر لے تو اسے فوراً جیت ملنا ناممکن ہے۔ انہیں صدیوں پرانے پہاڑی راستوں، ریگستانی پلیٹوز اور گہرائی میں موجود شہروں تک پہنچنا ہوتا ہے۔ اسے کہتے ہیں اسٹریٹجک ڈیپتھ کانسیپٹ، مطلب دشمن جتنا اندر گھستا جاتا ہے اتنا ہی زیادہ اس کی سپلائی لائنز لمبی ہوتی جاتی ہیں، فیول اور لاجسٹکس کا پریشر بڑھتا جاتا ہے اور رکاوٹوں کو اور زیادہ وقت ملتا رہتا ہے۔ اس کے علاوہ تہران، اصفہان یا مشہد جیسے شہر بارڈر پر نہیں بلکہ اندر کی طرف محفوظ ہیں، جہاں تک پہنچتے پہنچتے دشمن تھک چکا ہوتا ہے۔ یعنی یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ ایران کی زمین خود ایک خاموش محافظ کی طرح ہے جو وقت کو اپنا سب سے بڑا ہتھیار بنا لیتی ہے۔